मैं 16 साल की थी और ठाकुरों की हवेली में काम करती थी। यहाँ के मर्द बहुत रौबदार और खूबसूरत थे। हवेली के सबसे छोटे ठाकुर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वो विलायत से पढ़कर आए थे। मैं चोरी चोरी उन्हें देखा करती थी। एक दिन वो घर पर नहीं थे जब मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी। उनकी तस्वीर साफ करते हुए मैं उसमें खो गई और एसी की ठंडक में पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गई थी। जब आँख खुली तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मैंने अपने पेट पर किसी मर्दाना हाथ के स्पर्श को महसूस किया था। और अब वो मर्दाना हाथ मेरे पेट से नीचे की ओर। मैं अपने पापा को देख रही थी जिनके हाथ में शराब की बोतल थी और वो मेरी मम्मी को जानवरों की तरह पीट रहे थे। मेरा दिल बेकाबू होकर रो पड़ा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरी मम्मी लोगों के घरों में जाकर काम करती थीं, उनके बर्तन धोती थीं और तभी हमारे घर का चूल्हा जलता था। और मेरे पापा हमेशा घर आकर मम्मी के पैसे चुराते थे और शराब की बोतल खरीदकर बरामदे में ही बैठकर पीते थे। उनकी इस हरकत से मम्मी को बहुत गुस्सा आता था। मेरी उम्र 16 साल थी और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इसी वजह से पापा की हरकतें मम्मी को बहुत नागवार गुजरती थीं। आज भी पापा शराब की बोतल लेकर आए थे और बरामदे में ही बैठकर पीने लगे थे। इसीलिए मम्मी भड़क उठी थीं और गुस्से में कहने लगीं, तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। घर में बेटी जवान हो रही है और तुम ये हरकतें करते हो। अगर शराब पीनी ही थी तो बाहर कहीं पी लेते। तुम शराब की बोतल घर में क्यों लाए? और ये सुनते ही पापा ने मम्मी को पीटना शुरू कर दिया था। पापा की मर्दानगी को ये बर्दाश्त नहीं था कि मम्मी उनसे कोई सवाल करें। मेरा छोटा भाई मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रो रहा था, जबकि मैं उसे चुप करवा रही थी। मैंने जब से इस घर में आँख खोली थी, मारपीट के अलावा कुछ नहीं देखा था। मेरी कुछ सहेलियां भी थीं, उनके भी पापा थे, लेकिन वो मेरे पापा जैसे नहीं थे, बल्कि बहुत शरीफ इंसान थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनकी माँओं ने उन्हें मुझसे मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरा बाप शराबी और जुआरी था और मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम करती थीं। यही मेरी हकीकत थी। मैं तड़प कर रो रही थी और मुझे रोता देख मेरा छोटा भाई चुप हो गया था। फिर मेरे आंसू पोंछकर वो मुझे दिलासा देने लगा था। हम दोनों ऐसे ही थे, एक को तकलीफ होती तो दूसरा संभाल लेता था। काफ़ी देर तक मैं रोती रही और जब बाहर से मम्मी की चीखें बंद हो गईं तो मैंने अपने कदम बरामदे में रखे। पापा पीठ फेर कर बैठे शराब पी रहे थे। मैंने मम्मी को देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जगह जगह से कपड़े फट गए थे और नीले निशान शरीर पर दिख रहे थे। पापा ने तो आज हद कर दी थी, लोहे के पाइप से उन्हें मारा था। मैं मम्मी को सहारा देकर अंदर लाई थी। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल भी सकती। मैंने छोटे भाई की मदद से उनके घावों पर मरहम लगाया था, जबकि मेरी माँ तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। मुझे मालूम था कि उन्हें इन जख्मों की आदत है। वो इस दर्द से नहीं रो रही, बल्कि इसलिए कि अब वो काम पर नहीं जा सकती थीं, और अगर वो काम पर नहीं गई तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें हल्दी वाला गुनगुना दूध दिया ताकि उनके जख्मों को थोड़ा आराम मिल सके, और छोटे भाई के सिर पर प्यार करते हुए कहा, मम्मी का ख्याल रखना। मैं मम्मी की जगह काम पर जाऊंगी और वहाँ काम करके आती हूँ। छोटे भाई ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए सिर हिला दिया था और मैं सिर पर चादर ओढ़कर हवेली की तरफ चल पड़ी थी। ये ठाकुरों की हवेली थी। यहाँ की औरतें रानी महारानियों जैसी थीं। सब इस हवेली में खूबसूरत से खूबसूरत थीं और राज करती थीं, और मर्द भी खूबसूरत और रौबदार थे। ठाकुरों का पूरे गांव में रौब और दबदबा था। पहले जब मैं इन ठाकुरों की हवेली के बारे में सुनती थी तो मेरे दिमाग में वही मूवीज़ और किस्से कहानियों वाले ठाकुर आते थे जो गांव वालों पर जुल्म करते थे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते थे। लेकिन हमारे गांव के ठाकुर ऐसे नहीं थे, बहुत ही इज्जतदार और गांव की बहन बेटियों को इज्जत देने वाले थे। गांव की सभी लड़कियों को, औरतों को वो अपनी बहन बेटियों की तरह मानते थे। उनके घर की खुद की औरतें भी बहुत ही इज्जतदार थीं, कभी किसी की गलत निगाह नहीं डालती थीं। आज तक उनकी औरतों को किसी गैर मर्द ने देखा तक नहीं था। कोई भी ठाकुरों की हवेली के पास से नहीं गुजरता था, और ख़ासकर कोई बेशरम औरत तो बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी बहुत ही चरित्रवान औरत थीं और धार्मिक थीं, इसीलिए बड़ी ठकुराइन ने उन्हें नौकरी पर रख लिया था। मेरी माँ पर ठकुराइन को बड़ा ही भरोसा था, क्योंकि मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती थीं, जबकि ठकुराइन के पास जितनी भी औरतें थीं वे उन्हें बहुत बुरी लगती थीं, क्योंकि वो झूठ बोलकर छुट्टी करती थीं। और अब तो ठकुराइन को सच भी झूठ लगने लगा था। वो काफ़ी सख्त औरत थीं,
कहीं मम्मी हवेली न जाएं तो अगले दिन वो काम से ही छुट्टी ना कर दें। फिर हमारे घर का चूल्हा कैसे चलता, हमारे खर्चे पानी का क्या होता। इसीलिए मैंने हवेली जाना ठीक समझा था। जब से मम्मी की नौकरी हवेली में लगी थी तब से हमारे घर के हालात कुछ अच्छे हो गए थे और पापा को रोज़ शराब की बोतल खरीदने के पैसे भी मिल जाते थे। मैंने भगवान का नाम लेकर हवेली के अंदर कदम रखा था। हवेली की शानो शौकत देखकर मेरा दिल धड़कने लगा था। न जाने मुझे ये लोग मम्मी की जगह रखेंगे या नहीं, यही सोचकर मेरा दम सूख रहा था। लेकिन मैंने अपने कदम वापस नहीं लिए थे। मैं इतना करीब आकर वापस नहीं लौटना चाहती थी। मैं सीधी एक मम्मी की दोस्त थी शीला, उनके पास जाना चाहती थी। वही मुझे बड़ी ठकुराइन के पास ले जा सकती थी। मैंने अक्सर मम्मी के मुंह से सुना था कि मम्मी की दोस्त रसोई में खाना पकाती हैं, तो यकीनन अभी भी उनका वहीं होना ज़रूरी था, क्योंकि दोपहर का वक्त हो रहा था। इतनी बड़ी हवेली थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रसोई किधर है। लेकिन खानों की खुशबू से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे किस तरफ जाना है। मैं रसोई में दाखिल हुई तो सामने ही शीला आंटी नज़र आ गई थी, जो खाना पका रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में उन्हें पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते हुए बोली, तुम आराधना की बेटी हो ना सलोनी? मैंने फ़ौरन सिर हिलाकर उन्हें अपने आने की वजह बताई। वो सारी बात सुनकर काफ़ी भावुक हो गई थी और पापा को कोसने लगीं, जबकि मैंने चुपचाप सिर झुका लिया था। थोड़ी देर बाद वो मुझे बड़ी ठकुराइन के कमरे की तरफ लेकर चलीं और मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मैंने काली चादर और कसकर अपने सिर पर डाल ली थी, क्योंकि बड़ी ठकुराइन का रौब ऐसा था कि अच्छी भली औरत भी काँप जाती थी। शीला आंटी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से हमें इजाज़त मिल गई थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू मेरी नाक के नथनों से टकराई थी। शीला आंटी मुझे सीधे बड़े ठकुराइन के पास ले गईं और उनके कदमों में बैठते हुए मेरी माँ की पूरी कहानी उन्हें सुना दी और मुझे आगे करते हुए बोली कि ये लड़की उनके बदले काम के लिए आई है, आप कृपा कर दें। उन्होंने मुझे गौर से देखा और मैं सिर झुकाए काँप रही थी। भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। मेरे नए नक्श बहुत मासूम से थे। वो मुझे कुछ देर देखती रहीं, फिर बोली, लड़की अपने आप को घूंघट में कर लो। तुम्हारा चेहरा तो चेहरा, तुम्हारा एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए। देखने में अच्छी हो इसीलिए बोल रही हूँ, बाकी कल से तुम अपनी माँ की जगह आ सकती हो। उनकी रौबदार आवाज़ सुनकर मैंने फ़ौरन ही सिर हाँ में हिला दिया था और उनका धन्यवाद करके अपने घर आ गई थी। मेरे दिल में ढेरों सुकून उतर गया था। अब माँ को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। उनकी रोजी रोटी चलती ही रहनी थी। मुझे ज़्यादा दिन वहाँ काम नहीं करना था, इसीलिए मैं सुकून में थी। घर आकर माँ को देखा तो वो दवाइयों और दूध के असर में गहरी नींद में थी। मैंने छोटे के सिर पर प्यार किया और उसके पास ही बैठ गई, जबकि पापा शराब पीकर टुन्न हो चुके थे। दिन अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर चुका था और अगली सुबह मैं हवेली पहुँच गई थी। मेरा सबसे पहला सामना बेलायत से आए बड़े साहब के बेटे से हुआ था। मैं बेध्यानी में किचन की तरफ दौड़ी चली जा रही थी कि सामने से आते उससे टकरा गई थी। मैं गिरती इससे पहले ही उसने मुझे अपनी मजबूत हाथों से थाम लिया था। मैं एकदम हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं। मेरे चेहरे से घूंघट सरक चुका था। वो मुझे बड़े ही गौर से देख रहा था। वो देखने में बला का हसीन था। सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने वो किसी शहजादे से कम नहीं था। मेरी तो आंखें ही ठहर गई थीं। अगर मुझे बड़ी ठकुराइन अपने बेटे को इस तरह देख लेती तो मेरी खैर नहीं थी। यकीनन आज इस हवेली में मेरा आखिरी दिन होना था। मैं जल्दी से दोबारा अपने चेहरे पर घूंघट किया और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ने लगी। मैं अभी किचन में दाखिल होती इससे पहले ही उस विलायती आदमी ने मुझे पुकारा। मैं फ़ौरन ही ठहर गई थी। मेरा दिल किसी बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। वो मुझे देखते हुए बोला, लड़की कॉफ़ी बनाकर ऊपर मेरे कमरे में लेकर आओ और ज़रा जल्दी करना। ये बोलकर वो रुका नहीं था और ऊपर चला गया था। उसके बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि ये इंसान बहुत सख्त मिजाज इंसान है। अभी कुछ दिन पहले विलायत से आया है और अब अपने पापा के साथ उनका कारोबार संभाल रहा था। उसका नाम सूरज भान था। मैं किचन में दाखिल हुई और शीला आंटी को राधे राधे करके उस विलायती ठाकुर जादे का हुक्म सुनाया तो वो फ़ौरन बोली, अगर उसने तुम्हें कहा है तो काम ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो अपनी बात का बहुत पक्का है और अगर तुम्हारे अलावा कॉफ़ी देने कोई और गया तो उसकी शामत आ जाएगी और साथ में तुम्हारी माँ की नौकरी को भी खतरा हो सकता है। जबकि मैं फ़ौरन बोली, जी आंटी, मुझे अंदाज़ा हो चुका है।
मैं जल्दी से कॉफ़ी बनाकर उसे देकर आती हूँ। मैंने ये कहते ही फ़ौरन अपने काम में लग गई थी। मुझे कॉफ़ी बनाना आता था। अक्सर माँ और हम शाम के वक्त कॉफ़ी पीते थे। मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद थी। मैंने जल्दी से कॉफ़ी फेंटी और उनके लिए बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ी थी। शीला आंटी से मैंने उसके कमरे का रास्ता पूछ लिया था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। इस घर में मेरा ये पहला काम था। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी। आंटी ने कहा था कि ऊपर वाले हिस्से का आखिरी कमरा ठाकुर सूरजभान का है, इसीलिए मैंने हिम्मत करके कदम उसी ओर बढ़ाए थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। अंदर से फौरन ही एक गहरी आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने गहरी सांस हवा के हवाले की और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए थे। मेरे जिस्म का रोम रोम कांप रहा था। न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वो सामने ही बेड पर पैर फैलाए अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मैंने इजाज़त मांगकर कॉफ़ी उसके बराबर में रख दी थी और जल्दी से कमरे से बाहर आने लगी। लेकिन इससे पहले ही एक और हुक्म की वजह से मुझे वहीं ठहरना पड़ा था। वो मुझे देखते हुए बोला, अलमारी से मेरा ब्लैक सूट निकाल कर प्रेस करो और मेरे जूते भी पॉलिश कर देना। मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मुझे अजीब सी घबराहट थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे बताऊं कि मैं इस घर के कामों के लिए नहीं हूं, बल्कि मुझे सिर्फ बर्तन धोने के लिए रखा गया है। मगर किसी साहब का हुक्म मना करना मतलब नौकरी को खतरे में डालने के बराबर था। मैं फ़ौरन ही उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी थी। मेरे हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। मैंने अलमारी खोली तो कई रंग के कपड़े हैंगर में लटके हुए थे, लेकिन ब्लैक सूट कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से घूंघट भी कर रखा था तो अच्छे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं काफ़ी हड़बड़ाहट में थी और कहीं सूट इधर उधर कर चुकी थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर वो पीछे से बोला, लड़की अपने चेहरे से ये लंबा सा घूंघट हटाओ, उसके बाद काम करो। लेकिन ठकुराइन का हुक्म था कि मेरे चेहरे से घूंघट नहीं सरकना चाहिए, इसीलिए मैंने उसका ये हुक्म नहीं माना था और उसी घूंघट के साथ उसके कपड़े ढूंढने लगी थी। लेकिन तभी अचानक वो मेरे पीछे आ गया और उसने मेरे सर से घूंघट नीचे सरका दिया। मैं एकदम घबरा कर उसकी तरफ पलटी थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। वो मुझे मदहोश नज़रों से देख रहा था। मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, लड़की मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। इतना डर क्यों रही हो? रिलैक्स होकर काम करो। जबकि उसका हाथ जैसे ही मेरे चेहरे से लगा था, मैं एकदम बेधक कर दूर हुई थी। वो फिर से बेड पर जाकर बैठ चुका था, लेकिन उसकी नज़रें मेरे ऊपर से नहीं हटी थीं। मुझे सामने ही ब्लैक सूट नज़र आया। मैंने ब्लैक सूट निकाला और फ़ौरन ही उस पर जल्दी जल्दी प्रेस करने लगी। मैं थी तो 16 साल की, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हर काम सिखाया था। वो काम करने के लिए दूसरों के घरों में चली जाती तो पीछे से पूरा घर मुझे ही संभालना पड़ता था। मैंने जल्दी से उसका सूट प्रेस करके वहीं टांग दिया और उसके जूते वहीं बैठकर पॉलिश करने लगी। मैं अभी जूते पॉलिश करके हटी ही थी कि उसका एक और हुक्म मुझे सुनाई दिया, लड़की कपड़े वहीं पर नहीं बल्कि वॉशरूम में टांगो और गीजर भी ऑन कर देना। उसके तो हुक्म शुरू हो गए थे जो रुक ही नहीं रहे थे। एक के बाद एक काम बोले ही जा रहा था। मैंने गहरी सांस ली और फौरन ही उसका सूट बाथरूम में टांग कर गीजर ऑन करने लगी। मगर अचानक ही मेरा हाथ लगने की वजह से शावर ऑन हो गया था और जिसकी वजह से मैं पूरी भीग गई थी। मुझे शावर बंद करना भी नहीं आ रहा था, इसलिए घबराते हुए ज़ोर से बोली, इसे बंद कर दें, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं। जबकि वो अंदर भागकर आया और मुझे देखते हुए बोला, बेवकूफ़ लड़की, गीजर ऑन करने के लिए कहा था, शावर नहीं। ये कहते ही उसने जल्दी से शावर बंद कर दिया था और मुझे बाथरूम से बाहर निकाल दिया था। मैंने भी शुक्र का सांस लिया और कमरे से बाहर आने लगी थी, मगर इससे पहले ही उसकी एक और आवाज़ मेरे कान से टकराई थी। चंद पलों में ही उस इंसान ने मुझे हलकान कर दिया था। उसका कहना था कि कप भी लेकर जाओ। मैंने कप फौरन उठाया और जल्दी से नीचे आ गई, वरना कोई भरोसा नहीं था कि दोबारा वो कोई काम बोल देता। नीचे आकर मैंने सुकून का सांस लिया था और अपनी जान पर इतने सारे बर्तन देखकर मुझे अपनी हालत पर रहम आने लगा था। लेकिन फिर अपनी माँ का ख्याल आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरे लिए और मेरी भाई के लिए कितना कुछ बर्दाश्त करती थीं और मैं उनके लिए ये चंद दिन काम नहीं कर सकती थी। ये सोच आते ही मैंने फ़ौरन ही बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। अभी थोड़ी देर और गुजरी होगी कि अचानक ही वही बिलायती बाबू किचन में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए बोला, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो कमरा साफ़ कर देना और ये तुम्हारी ड्यूटी है। आज से तुम ही मेरे कमरे को साफ़ किया करोगी। वो ये बोलकर वहाँ ठहरा नहीं था, जबकि मैं आंटी को देखते हुए बोली, आंटी क्या माँ ये सब काम भी करती थीं? जबकि वो सिर नामे हिलाने लगी। मुझे गुस्सा आया था।
वो लोग मेरी माँ को बर्तन धोने के पैसे देते थे, ये अतिरिक्त काम करने के नहीं। मैं थोड़ा तुनक कर बोली, आंटी मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी की इतनी गुलामी नहीं करूँगी। माँ बर्तन धोती थी और मैं भी यही करूँगी। मैं कुछ और कहती कि अचानक ही बड़ी ठकुराइन किचन में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली, तो पहले दिन ही तुम्हारी जबान चलने लगी। देखो ऐसी लड़कियां हमारे पास काम नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ का काम बर्तन धोना था, हम मानते हैं, लेकिन अगर किसी और मालिक ने तुम्हें हुक्म दिया है तो उसका पालन करना तुम्हें जरूरी है। मैं समझ गई थी और तुरंत ही सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बड़ी ठकुराइन, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं अपनी सफाई में कुछ और कहती कि उन्होंने हाथ उठा दिया था और फिर मुझे देखते हुए एक आखिरी बात कहकर चली गई थी कि आज तो मैंने तुम्हारी ज़बान चलती हुई देख ली है। आइंदा से हवेली में अगर तुमने अपनी ज़बान का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखना, हम बड़ी ठकुराइन हैं और हमारे खून में माफ़ी शामिल नहीं है। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि शीला को इशारा करके कमरे में चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी उम्र 16 साल थी, मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी थी। मेरी मम्मी हमेशा मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखती थी और शायद उन्हें मालूम था कि मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं है। खैर, वक्त धीरे धीरे बीतने लगा था। मम्मी की हालत दिन ब दिन और भी ख़राब होती जा रही थी। अब मुझे स्थायी रूप से हवेली आना पड़ता था। उस विलायती बाबू ने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी और मैं तो हैरान रह गई थी उसकी इस मेहरबानी पर। अब मुझे उसके काम करना बुरे नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। ना जाने क्यों उसको देखकर मुझे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता था। उसकी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी। वो करीब 28 साल का था और मैं सिर्फ 16 साल की, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं उसे छिप छिप कर देखा करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मुझे किसी ने ऐसा करते हुए देख लिया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। खासकर बड़ी ठकुराइन ने। यहाँ पर पूरा एक ख़ानदान बसता था। 3 भाइयों की फैमिली रहती थी। तीनों भाई आपस में मिलकर रहते थे। तीनों की पत्नियाँ थीं। बड़ी ठकुराइन सबसे बड़ी थीं। उसके बाद उनकी 2 देवरानियाँ थीं, वो भी उनके हुक्म के आगे जबान नहीं खोलती थीं। यहाँ पर मेरी उम्र की और भी लड़कियाँ थीं जो इस हवेली में काम करती थीं। ठाकुरों ने अपने हवेली की औरतों को 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। बेमतलब घर से बाहर जाना उसके घर की औरतों को हुक्म नहीं था। इन ठाकुरों ने अपनी औरतों को छुपा कर रखा हुआ था और अपने घर में काम करने वाली औरतों को भी वो बहुत इज्जत देते थे। अभी तक मुझे किसी भी ठाकुरजादे ने गलत नज़रों से नहीं देखा था। जो भी देखता था निगाहें नीची करके ही गुजर जाता था, सिवाय उस बिलायती बाबू सूरज भान के। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक बीतता जा रहा था और मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। अब मम्मी ठीक होने लगी थीं और उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें अब काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं अपनी जगह संभाल लूँगी। लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया। एक तो मैं उनकी हालत पर रहम खा रही थी। इतना सब सहने के बाद भी वो हमारी खातिर घर घर जाकर लोगों की चाकरी करती थीं और फिर घर आकर लोगों के कपड़े भी सिलती थीं। मैंने उनसे यही कहा था कि आप घर बैठकर सिलाई करो, मैं हवेली के काम निपटा लूँगी। और दूसरी बात यह भी थी कि अब मेरा दिल घर में नहीं लगता था जब तक मैं उस विलायती बाबू को न देख लेती थी। मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। उसके काम करना मेरे जिम्मे थे। कपड़े प्रेस करना, जूतों की पॉलिश करना, कॉफ़ी बनाना, उसे खाना देना, यहाँ तक कि उसके कमरे की सफाई भी मेरे जिम्मे ही लगाई गई थी। और आज भी मुझे शीला आंटी ने बड़ी ठकुराइन का हुक्म सुनाया था कि उनका सुपुत्र कहकर गया है कि उसे बता दिया जाए कि जब मैं कमरे से चला जाऊं तो मेरे कमरे की सफाई कर दी जाए और अलमारी के कपड़े भी ठीक कर दी जाएं। उसके हुक्म का मैंने तुरंत पालन किया था और झाड़ू पोंछा उठाकर जल्दी से कमरे में घुस गई थी। मैं जल्दी जल्दी कमरे की सफाई करने लगी। डस्टिंग के लिए जब मैंने कपड़ा ड्रेसिंग टेबल पर मारा तो वहीं पर सूरज भान की तस्वीर रखी हुई थी, जिसे देखकर अचानक ही मेरा दिल अजीब सी हालत का शिकार हो गया था। ये इंसान चुपके से मेरे दिल में बस गया था और मैं कहने को इस घर की नौकरानी थी। मेरा और सूरज भान का कोई जोड़ नहीं था। मैं ज़मीन की खाक थी तो सूरज भान आसमान का चांद था। वो मुझे कभी नहीं मिल सकता था, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। कितनी ही देर तक मैं उसकी जादू भरी पर्सनालिटी को निहारती रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि मैं उनमें डूब जाती थी। मैं जब सूरज भान के सामने होती तो अपनी नज़रें नहीं उठाती थी, बस चुपके चुपके ही देखा करती थी। लेकिन तस्वीर को मैं बेधड़क निहार सकती थी। उसके एक एक अंग को मैं निहार रही थी। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके बाल, सब कुछ मेरे दिल में उतरता जा रहा था। अचानक ही मैंने उसकी तस्वीर उठाकर अपने सीने से लगा ली। तस्वीर थाम कर मैं उसकी मसहरी पर बैठ गई थी। कमरे में एसी चल रहा था।
ठंडे माहौल में अपने मनपसंद इंसान को इतने करीब देखने का एहसास बहुत ही सुखद था। मुझे सुकून मिलने लगा था। काम करने की वजह से मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुबह के नाश्ते और रात के खाने के ढेर सारे बर्तन धोए थे और उन्हें धोकर ही मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैं सुकून पाने के लिए उसी मसहरी पर लेट गई थी और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सूरज भान की तस्वीर अपने सीने से लगाए सो गई थी। मुझे सोते हुए न जाने कितनी देर हो चुकी थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बेहद करीब है और अचानक ही झटके से मेरी आँख खुल गई थी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था बल्कि कोई मेरे बेहद करीब लेटा हुआ था और उसके हाथ मेरे पेट पर रेंग रहे थे। मैं दम साधे लेटी रही। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और फिर अचानक ही वो रेंगता हुआ हाथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। इससे पहले मैं कुछ बोलती या चीखती वो हाथ मेरे लबों तक पहुंच चुका था और मेरी आवाज़ को बंद कर चुका था। जो कोई भी था वो मेरे बेहद करीब आ चुका था और पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद मैं दोबारा अंधेरे में डूब चुकी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। करीब 3 घंटे बाद मेरी आँख खुली थी। मैं अभी भी उसी कमरे में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही मैं होश की दुनिया में लौटी थी मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो। मैंने अपने आप पर नज़र डाली तो मुझे अपना आप ख़त्म होता महसूस हो रहा था। शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया गया हो। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा दुख रहा था और जैसे ही मैंने अपने ऊपर कंबल देखा और उसके नीचे अपने आप को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। कंबल के नीचे मैं जिस हालत में थी मैं खुद में सिमट कर रह गई थी। कमरे में कौन आया था, किसने मेरे साथ ये सब किया था, किसने मेरी इज्जत को तार तार किया था, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे घबराहट हो रही थी। मैं उठकर बैठ चुकी थी। मैंने कमरे में एक सरसरी नज़र डाली तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया गया था। मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई थी मैं खुद इस बात से जानकार नहीं थी। मैंने जल्दी से बराबर में पड़े अपने कपड़े पहन लिए थे और हवेली से बाहर निकल गई थी। घर आने के बाद मैं बहुत रोई थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। अगर किसी को इस बात का पता चल जाता कि मेरी इज्जत दागदार हो गई है तो बहुत बदनामी होती। कोई भी मुझे कबूल नहीं करता। ये सोच सोच कर ही मैं बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं मुझे बार बार बेहोशी सी क्यों हो रही थी। अब भी मेरी आंखें बंद सी होने लगी थीं। शायद उस इंसान ने मुझे कोई नशीली चीज़ सुंघाई हो। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगी थी और मैं रोते रोते सो गई थी। वक्त तो गुजरने लगा लेकिन 3 दिन गुजर चुके थे और मैं हवेली नहीं जा रही थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था। मम्मी ने 1-2 बार वजह पूछी तो मैंने मम्मी को टाल दिया था, लेकिन घर के हालात भी देखने थे। हवेली से भी बुलावा आया था कि छोटे साहब के कमरे की सफाई मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे के हाथ की सफाई पसंद ही नहीं थी। और फिर मजबूरन मुझे हवेली जाना पड़ा। लेकिन अब मैं गुमसुम रहने लगी थी। सूरज के कमरे में जाने से अब मुझे घबराहट होती थी। कई बार मेरा शक उस पर भी गया था, मगर उस दिन तो वो दूसरे शहर गया हुआ था, तो फिर उसकी वापसी मुमकिन ही नहीं थी। वो तो सुबह को वापस आया था। पहले जो मैं सूरज के कमरे को अपनी खुशी से साफ करती थी, अब मैं वहाँ सूरज के बुलाने पर ही जाती थी। अब भी मैं सूरज के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी सूरज भी कमरे में चला आया। मेरी तरफ एक नज़र डालकर वो बेड पर विराजमान हो चुका था, लेकिन उसकी नज़रें मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं। उसके आने की वजह से मेरे दिल की धड़कनें उथल पुथल हो रही थीं। मैंने एक नज़र उठाकर देखा और जल्दी ही अपनी नज़र को झुका लिया था, क्योंकि सूरज मुझे ही निहार रहा था। मैं कमरे से जाने लगी तो उसने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। कहने लगा, रुको सलोनी, अभी कमरा पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ है, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं बाद में कर दूँगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो बेड से उतरकर मेरे करीब आया, मेरे हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठा दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए चिंता थी। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? मैंने बहाना बना दिया कि मेरे सर में दर्द है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो मेरा दिल धड़क उठा था। उसका स्पर्श पाते ही मेरे बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया था। मैं जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाया और कमरे से बाहर आ गई। उसकी नज़रों ने दूर तक मेरा पीछा किया था। दिल में एक खुशफहम सा ख्याल आया कि कहीं सूरज मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लगा, लेकिन अगले ही पल दिल खून के आंसू रोने लगा था, क्योंकि मेरी इज्जत तो तार तार हो चुकी थी। और जब मेरी हकीकत सूरज भान को पता चलती तो वो अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ लेता, क्योंकि ये ठाकुर अपनी इज्जत के लिए जान ले लेते हैं और जान दे देते हैं। उस दिन मैं हवेली में ज़्यादा नहीं रुकी और घर वापस आ गई थी।
और फिर उसके बाद भी मैं 15 दिन तक हवेली नहीं गई थी। माँ से मैंने तबीयत का खराबी का बहाना कर दिया था और मेरी माँ वापस से हवेली जाने लगी थी। एक दिन मम्मी घर आई तो कहने लगी, सलोनी, छोटे साहब तुझे बुला रहे थे। कह रहे थे मुझे सिर्फ सलोनी के हाथ का साफ किया हुआ कमरा पसंद आता है, बाकी किसी का भी सफाई मुझे पसंद नहीं आती। ऐसा करते हैं सलोनी, हम दोनों माँ बेटी हवेली चला करेंगे। मैं बर्तन धो लिया करूंगी, तू छोटे साहब के कमरे को साफ कर दिया करना। 2 पैसे हाथ ही आ जाएंगे। तेरी शादी भी तो करनी है ना। तेरे दहेज के लिए ना जाने कितना पैसा जोड़ना पड़ेगा। इस तरह धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होगा तो बाद में आसानी रहेगी। दिल तो मेरा भी चाह रहा था सूरज को देखने के लिए, और फिर यूं दिल के हाथों लाचार होकर अगले दिन मैं काम पर आ गई थी। हालांकि तबीयत मेरी पूरी तरह अब भी ठीक नहीं हुई थी। मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी कि अचानक ही मुझे घबराहट होने लगी थी। दिल मिचलाने लगा और मैंने फौरन ही बेसिन में झुक गई थी। मुझे एक बड़ी सी उल्टी हुई थी। मम्मी को उस दिन छोटे भाई को लेकर अस्पताल जाना था क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो आज हवेली नहीं आई थी। मैं उनके हिस्से के बर्तन खड़ी धो रही थी कि अचानक मुझे उल्टियां शुरू हुई थीं। आंटी वहीं खड़ी खाना पकाने में बिजी थीं। उन्होंने मेरी हालत देखी तो फौरन ही संभालते हुए मुझे पास पड़ी कुर्सी पर बिठा दी और पानी का गिलास भरकर मेरे होठों से लगाया। तो एक बार फिर मेरा दिल मचलाने लगा और मैं दोबारा बेसिन पर झुक गई। मुझ पर बेहोशी छाने लगी थी। बड़ी ठकुराइन से इजाज़त लेकर मुझे घर भेज दिया गया था, मगर घर आने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी मम्मी एक समझदार औरत थी। वो मेरी हालत को देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी एक दोस्त दाई को घर पर बुलाया और जब मेरा चेकअप किया गया तो मैं प्रेग्नेंट थी। ये खबर मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी थी। मुझे अपना आप ख़त्म होता महसूस हुआ था। ऐसा कैसे हो गया था? मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि जिसने मेरे साथ बदसलूकी की है वो कौन है। मेरी मम्मी दाई के जाने के बाद मेरे कमरे में आई और मुझे चंद ही पलों में पीट कर रख दिया था। उनके होंठों पर एक ही सवाल था, सच सच बताओ किसके साथ मुंह काला किया है? जबकि मेरे पास एक ही जवाब था कि मम्मी मैं नहीं जानती। थोड़ी देर बाद वो वहीं बैठकर रोने लगी थी और फिर मुझे देखते हुए कोसने लगी कि सलोनी, मैं तुझे तभी बाहर नहीं निकालती थी। ये मर्दों का समाज है, मासूम औरतों को जीने नहीं देता। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। और फिर उस दिन का हादसा मैंने अपनी माँ के सामने रख दिया। माँ रोती रह गई और उनके पास एक ही जवाब था, वो ठाकुर लोग हैं, कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अचानक ही मुझे बड़ी ठकुराइन का ख्याल आया। वो भले ही गुस्से की तेज थी लेकिन अपने उसूलों की बहुत पक्की थी। आज तक मैंने उन्हें कभी कोई अन्याय करते नहीं देखा था। मैंने माँ की तरफ देखते हुए कहा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? वो अचानक ही मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मुझे मालूम है मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन वो लोग बहुत अमीर हैं, हमारी कौन सुनेगा, और ख़ासकर वो बड़ी ठकुराइन। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे पता था बड़ी ठकुराइन मेरी बात जरूर सुनेंगी। मैं मम्मी को लेकर बड़ी ठकुराइन के पास गई और उनके कदमों में बैठकर उस दिन की सारी बातें उन्हें बता दी। बड़ी ठकुराइन कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर मुझे देखते हुए बोली, लड़की, अगर तुम्हारी बात में जरा भी झूठ शामिल हुआ तो याद रखना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, और हमारी पहुंच इतनी ऊंची है कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मैं उनका घुटना पकड़ते हुए बोली, बड़ी ठकुराइन, हम वादा करते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम उस दिन छोटे ठाकुर के कमरे में गए थे और उसी दिन हमारे साथ किसी ने ये हरकत की है। ये सुनकर उन्होंने फौरन ही अपने बेटों को बुला लिया था और सबका DNA टेस्ट कराया, और मेरी सोच के बिल्कुल उलट रिजल्ट खुलकर मेरे सामने आया था। जिस शख्स को मैंने अपना दिल दिया था, जिसे मैं अपना शहजादा मान चुकी थी, जिसके लिए मैं बार बार उस हवेली में आती थी, जिसके काम मैं दिल से कर रही थी, वही सितमगर मेरी इज्जत का लुटेरा निकला था। दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे। मोहब्बत का जो महल अपने मन ही मन मैंने तामीर कर लिया था वो चकनाचूर होकर गिर चुका था। ठाकुर सूरजभान दूसरे शहर से जल्दी वापस लौट आया था और उसने अपने कमरे में मुझे सोता देख लिया था और फिर मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। ये सब सोच कर ही मेरा दिल किरची किरची हो गया था। कहने को बड़ी ठकुराइन बहुत सख्त मिजाज औरत थी, लेकिन उन्होंने मुझे बेसहारा नहीं होने दिया था। उन्होंने उसी वक्त अपने पति को सारी बात सुनाई और मेरी शादी छोटे ठाकुर सूरजभान से कर दी गई। मुझे उस शख्स से नफरत थी, मगर और जो बातें उसने शादी के बाद मुझे बताई थीं उन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसका कहना था कि वो पहले दिन से ही मुझे देखकर बहक गया था। वो मुझे पाना चाहता था। मेरे मासूम चेहरे ने उसे गुनाह की दावत दी थी और उसने सोच लिया था कि वो मेरे वजूद को हासिल करके ही दम लेगा, खासकर जब
जब उसने मुझे भीगे कपड़ों में देखा था तब उसी पल उसका दिल बेईमान हो गया था। पहले वो मेरे शरीर को जबरदस्ती हासिल करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे मेरी मासूमियत और मेरी खूबसूरती से प्यार हो गया। उसने सोचा था कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजेगा और मुझसे जायज़ तरीके से शादी करेगा, मुझे अपनाएगा, मगर उसे मौका नहीं मिला था। उस दिन जब मैं उसके कमरे में गलती से सो गई थी, अचानक ही वो कमरे में आ गया था। मुझे अपने बेड पर सोता देखकर वो पहले तो चौंका था, फिर मुझे उठाने के लिए मेरे करीब आया था, और जब मुझे उठाने के लिए उसने मुझे हाथ लगाया, उस वक्त उसका दिल मुझ पर बेईमान होने लगा। बेख्याली में उसने मेरे होठों को चूम लिया था और इससे आगे वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे बदन तक पहुंच चुके थे और जब मेरी आंख खुली तो वो हड़बड़ा गया था और एकदम से उसने मेरे गर्दन की एक ऐसी नस दबाई कि मैं बेहोश हो गई थी। सूरज का कहना था कि बाद में वो बहुत पछताया था, मुझसे माफ़ी भी मांगना चाहता था और मुझसे शादी करके मुझे इज्जत और सम्मान भी देना चाहता था, लेकिन फिर मैं हवेली आई ही नहीं थी। वो रोज़ मेरी राह तकता था और इससे पहले कि वो मुझसे बात कर पाता, मैं खुद ही बड़ी ठकुराइन के पास पहुंच गई थी और उन्हें अपनी हालत बता दी थी, और फिर यूं आनन फानन में मेरी शादी सूरज के साथ हो गई थी। सूरज का कहना था कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इस सब में एक बात अच्छी हुई कि तुम मुझे मिल गई हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हारे सारे दुखों की भरपाई कर दूंगा। उस इंसान ने धीरे धीरे मेरी नफ़रत को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। मैं उम्मीद से थी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती थी, एक तो मेरी उम्र कम थी, ऊपर से मैं बहुत कमज़ोर भी थी। इसी वजह से उसने मेरा बहुत साथ दिया था। हाँ, उसने गलत किया था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया था, मगर अब वो मेरा पति था, मेरे होने वाले बच्चे का बाप था। कुछ भी हो, मुझे उसे स्वीकार करना ही था। मेरी मम्मी तो उसकी बलाएं ले रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि पूरे गांव में जाकर ऐलान कर दें कि उनकी बेटी का रिश्ता ठाकुरों की हवेली में हुआ है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 9 महीने कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे दिन रात तो बस सूरज की बाहों में ही बीत रहे थे। और 9 महीने बाद मेरी गोद में एक चांद सा बेटा आया था, जो बिल्कुल सूरज भान जैसा था। उसने अपने पापा के जरिए मेरे बाप की अकल भी ठिकाने लगा दी थी और उन्हें एक अच्छी नौकरी पर लगा दिया था। हमारे घर के हालात बेहतर हो गए थे। मैं जिस घर में लोगों के हुक्म सुनती थी, अब उसी घर में मैं हुकूमत करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।